तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक कोड। अब देखो जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है। कोड का सिंपल सा मतलब होता है इंफॉर्मेशन अगर कहीं पर स्टोर्ड फॉर्म में दिख रही है तो उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम क्या बुलाते हैं, कोड। जेनेटिक का मतलब है न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन अगर कहीं पर स्टोर है तो उसको हम जेनेटिक कोड बुलाएंगे। ये जो जेनेटिक कोड है ये एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है। एमआरएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। मान लीजिए एक एमआरएनए सीक्वेंस है। अब ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है, ए यू सी जी। इनके बार बार रिपीट होने से हमें एक एमआरएनए मिलता है। इस एमआरएनए के पास में एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन होती है। एमआरएनए का काम होता है एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो इस एमआरएनए से एक स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसका मतलब इस प्रोटीन को बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, इस एमआरएनए के पास में। अब एमआरएनए किसका बना है, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स ए यू सी जी। प्रोटीन किसका बना है, प्रोटीन के अंदर 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं। जैसे एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है, ये आपस में पॉलीमराइज होकर न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए बनाते हैं। वैसे ही प्रोटीन को बनाने के लिए 20 तरह के अमीनो एसिड आपस में पॉलीमराइज होते हैं और एक पॉलीमर बनता है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिए, एक प्रोटीन अगर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है तो उसके पास में अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। मतलब पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा इस पोजीशन पर, यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा। इस तरह की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। इन अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसने दी है, इस एमआरएनए ने। तो एमआरएनए ने इस अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए इंफॉर्मेशन दी है, इस अमीनो एसिड को दूसरी पोजीशन पे ऐड करने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। ये सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए से ही आई है। तो एमआरएनए के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो अमीनो एसिड को ऐड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। तो एमआरएनए में एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि एक अमीनो एसिड को ऐड करे। टोटल 20 अमीनो एसिड है। हर अमीनो एसिड के लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या बुलाते हैं, कोडॉन। मतलब एक कोडॉन क्या बनाएगा, एक अमीनो एसिड। और सारे कोडॉन मिल करके क्या बनाते हैं, जेनेटिक कोड। अब ये कोडॉन और अमीनो एसिड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हमें बहुत सारे साल लगे। साइंटिस्ट की बहुत सालों की मेहनत है। कई डिफरेंट साइंटिफिक ग्रुप्स अलग अलग डिपार्टमेंट से आकर के उन्होंने मिल करके जब काम किया तो हमें इस जेनेटिक कोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता लगी। इसको डेसिफर करना इतना मुश्किल क्यों है, एमआरएनए और प्रोटीन के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, उसके पर्टिकुलरली 2 रीजन थे, 2 प्रॉब्लम्स थी जिनके ऊपर साइंटिस्ट अपना बहुत सारा टाइम लूज कर रहे थे इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में। वो 2 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो न्यूक्लियोटाइड है और जो अमीनो एसिड है उन दोनों के बीच में किसी तरह की कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। आपको पता होगा, जैसे हमने इसी चैप्टर में अभी डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से नया डीएनए बन जाता है और नया आरएनए बन जाता है। मान लो अगर आपको नया डीएनए बनाना हो पुराने डीएनए से, तो सिंपल हमारे पास एक पुराने डीएनए की सीक्वेंस है और इसमें एक नए डीएनए की सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से ए के सामने टी रख दो, टी के सामने ए रख दो, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ सी रख दो, यहाँ जी रख दो।
तो ये एक नया न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो जाएगा, डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आरएनए सिंथेसिस करना हो तो वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारे पास में एक डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पर आरएनए बना दो। इसमें फर्क सिर्फ इतना रहता है कि थाइमीन की जगह यूरैसिल आ जाता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से हम ट्रांसक्रिप्शन को भी बहुत इजीली समझ सकते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बट अगर हम बताएं एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, जिसको हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, अगर इसको इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो यहाँ पे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी इस तरह की एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि इनके बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है कोई भी। और दूसरी प्रॉब्लम है इनका नंबर। जो प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड हैं और एमआरएनए के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका नंबर भी आपस में मैच नहीं करता है। अगर हम एमआरएनए के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो कितना है, 4। 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए सीक्वेंस में पाए जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में टोटल 20 अमीनो एसिड हो सकते हैं, अलग अलग तरह के 20 अमीनो एसिड। तो 4 न्यूक्लियोटाइड से हमें कितने प्रोटीन्स बनाने हैं, कितने अमीनो एसिड बनाने हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड बनाने हैं। इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से जो कोडॉन्स है, जो जेनेटिक कोड है, उसके बारे में पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक फिजिक्स के रिसर्चर जॉर्ज गैमो, या फिर फिजिस्ट जॉर्ज गैमो। उन्होंने अपनी मैथमेटिकल नॉलेज के हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है और उससे हमें टोटल 20 अमीनो एसिड बनाने हो, तो जो कोडॉन होना चाहिए, जो एक अमीनो एसिड को कोड करने वाली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होनी चाहिए, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड कम से कम हो तो टोटल 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए हमारे पास यूनिक कोडॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसको बताया था एक फिजिस्ट जॉर्ज गैमो ने। इन्होंने बोला कि अगर तो हमारे पास में 20 अमीनो एसिड हैं जो हमें कोड करने हैं और सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ए, यू, जी और सी, ये 4 ही हैं, तो एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड एक साथ होने चाहिए। देखो, अब हम इसके मैथमेटिकल उस पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एक, मतलब कोडॉन सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का बनता तो टोटल कोडॉन्स कितने बन सकते, 4। या तो ए होता, या तो यू होता, या जी होता, या सी होता। तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन तो नहीं हो सकता। 2 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन देखते हैं। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन होता तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल कोडॉन कितने बनते, यूनिक कोडॉन 16। क्या 16 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड बनाए जा सकते? नहीं, अभी भी हमारे पास कोडॉन कम है और अमीनो एसिड ज्यादा है। तो अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को एक कोडॉन माने, मतलब एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आ जाए, तो टोटल कितने कोडॉन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। क्या ये 64 20 से बड़ा है? बिल्कुल। क्या इस 64 कोडॉन की मदद से 20 अमीनो एसिड को, 20 अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करने की इंफॉर्मेशन बनाई जा सकती है? बिल्कुल। तो जॉर्ज गैमो ने सिंपल यही बताया था कि एक कोडॉन में मैथ्स के हिसाब से, कॉम्बिनेशन रूल के हिसाब से कम 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होनी चाहिए। एक कोडॉन 3 से कम न्यूक्लियोटाइड में नहीं बन पाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कम से कम क्या होना चाहिए कि कोडॉन ट्रिपलेट होना चाहिए। कोडॉन शुड बी ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ।
ये इन्होंने प्रपोज कर दिया अपने मैथमेटिकल नॉलेज के हिसाब से और ये साइड हो गए, क्योंकि ये एक फिजिक्स के रिसर्चर है, बायोलॉजी में तो इनका कोई ऐसा रोल है नहीं। अब काम आता है बायोलॉजिस्ट का इस ट्रिपलेट नेचर को प्रूफ करने में। भाई ट्रिपलेट नेचर है ये तो उन्होंने प्रपोज कर दिया, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ट्रिपलेट नेचर एक्चुअल में है जेनेटिक कोड। तो यहां पे अब आता है प्रूफ ऑफ ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन। इसको प्रूफ करना और ज्यादा मुश्किल है। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट यहां पर इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमें 2 साइंटिस्ट का नाम हमेशा याद रखना है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इनका नाम। नायरेनबर्ग एक बहुत ही फेमस बायोकेमिस्ट हैं, और हरगोबिंद खुराना। तो एक है नायरेनबर्ग और दूसरे हैं हरगोबिंद खुराना। इन दोनों ने अलग अलग काम करा है इंडिपेंडेंटली, और जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन को पता करने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना अपना दिया है। पहले बात करते हैं नायरेनबर्ग की। नायरेनबर्ग ने ई कोलाई का जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, ई कोलाई सेल में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ऑपरेट होती है, मतलब उसका राइबोसोम हो गया, और भी जो भी फैक्टर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इस पूरी मशीनरी को कहां पर रेप्लिकेट कर दिया? इस पूरी मशीनरी को इन विट्रो रेप्लिकेट कर दिया आउटसाइड सेल। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, सेल के बाहर, यानी कि इन विट्रो सिस्टम डेवलप किया जो प्रोटीन बना सके किसी भी एमआरएनए सीक्वेंस से। अगर यहां पर कोई भी एमआरएनए आप डाल दोगे तो इस एमआरएनए की मदद से ये इसका स्पेसिफिक प्रोटीन बना देगा। अमीनो एसिड को सीक्वेंस को ऐड करके इस एमआरएनए के हिसाब से एक प्रोटीन जनरेट कर देगा। इस तरह का सिस्टम जो है इसको हम सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये किस तरह का सिस्टम है? सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम। इस सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम का इन्होंने काफी इस्तेमाल किया है जेनेटिक कोड को की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। कैसे? अब इसका कैसे इस्तेमाल किया? ये इन्होंने सिस्टम तो बना लिया, इन विट्रो सिस्टम या फिर सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, ई कोलाई की मशीनरी को बाहर निकाल के, बट इसको यूज कैसे करेंगे? जो दूसरा स्टेप इन्होंने किया, आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस। इन्होंने सेल के बाहर एक ऐसी एंजाइमेटिक मेथड डेवलप की, एक ऐसे एंजाइम का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या स्टार्ट किया? आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस। यानी सेल के बाहर लैब में हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके एक स्पेसिफिक तरह का एमआरएनए बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने एंजाइम का इस्तेमाल किया, एंजाइमेटिक मेथड्स का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक एंजाइम है, अगर हमें आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाना हो, सेवरोउचाओ एंजाइम। ऊचा एंजाइम, ये एक साइंटिस्ट है सेवरोउचाओ, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पर इसका एंजाइम का नाम पड़ गया सेवरोउचाओ एंजाइम। इस सेवरो एंजाइम उचाओ की खास बात क्या है? ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, मतलब बिना किसी टेम्पलेट के, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्पलेट। किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है
बिना टेम्पलेट के एमआरएनए को सीक्वेंस को तैयार कर सकता है। इसका दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब क्योंकि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, आपको किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली कोई भी एमआरएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज करना हो आप बना सकते हो। ठीक है, तो इससे हम आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस करते हैं। एक बार आपने आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज कर लिया, मान लीजिए आपने आर्टिफिशियली एमआरएनए बना लिया, उस एमआरएनए के अंदर में किस तरह की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो आपको पता होगी, क्योंकि आपने उसको खुद ने बनाया है। इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाले एमआरएनए को हमने जो नायरेनबर्ग का आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम था उसमें ऐड कर दिया। उसमें ऐड करते ही ये एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन में। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस एमआरएनए की सीक्वेंस हमको पता है। जैसे ही ये प्रोटीन बनेगा तो इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस भी हम पता कर लेंगे केमिकल एनालिसिस करके, और उसके थ्रू हम गेस कर सकते हैं कि एमआरएनए की में जो सीक्वेंस है वो किस तरह से अमीनो एसिड को ऐड करने वाली है, कौन सी सीक्वेंस कौन से अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इजीली आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नायरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड को एक एक करके डेसिफर किया। यहां पर इन्होंने बहुत सारे, अब देखते हैं इन्होंने किस तरह के एमआरएनए बनाए और उससे इंफॉर्मेशन क्या मिली। नायरेनबर्ग ने कई सारे होमोपॉलीमेरिक एमआरएनए जनरेट किए। होमोपॉलीमर एमआरएनए जनरेट किए। अब ये होमोपॉलीमर एमआरएनए का मतलब क्या है? होमोपॉलीमर एमआरएनए का मतलब है एक ऐसा एमआरएनए जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट करे, एक ही न्यूक्लियोटाइड हो और वही बार बार जब रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमेरिक एमआरएनए। जो पहला होमोपॉलीमेरिक एमआरएनए इन्होंने डेवलप किया वो था पॉलीयू, मतलब बहुत सारे यू ऐड करके एक एमआरएनए जनरेट किया। तो ऐसे बहुत बड़ा था, हम लोग यहाँ पे कुछ ही यू ऐड करेंगे, आप सोच लीजिए और बड़ा ऐसे करके 3 प्राइमेड। अब ये जो हमारा सिंथेटिक एमआरएनए है, पॉलीयू एमआरएनए है, इसको इन्होंने डाल दिया प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी में, जो इन्होंने आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी डेवलप की है, और उसकी मदद से यहां से क्या बनवाया, एक प्रोटीन बनवाया। जब इन्होंने इस प्रोटीन को एनालाइज किया तो इन्होंने देखा कि इस प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड दिखाई पड़ रहा था। इस प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड थे, एक सिंगल अमीनो एसिड, फिनाइलएलेनिन, 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 फिनाइलएलेनिन और फिनाइलएलेनिन। फिनाइलएलेनिन बेसिकली एक तरह का अमीनो एसिड है, जैसे 20 तरह के अमीनो एसिड है, उसमें से फिनाइलएलेनिन एक तरह का अमीनो एसिड है। फिनाइलएलेनिन 20 में से एक तरह का अमीनो एसिड है, और इस प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक ही अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन बार बार रिपीट कर रहा है। तो इनको इतना तो समझ आ गया कि जब भी हमने पॉलीयू डाला है तो मतलब वो फिनाइलएलेनिन को कोड कर रहा है। इसके बाद एक और चीज यहां पर दिखाई दी कि जो नंबर था फिनाइलएलेनिन का और जो नंबर ऑफ यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड जो हमने एमआरएनए में ऐड किए थे उनके बीच भी एक कोरिलेशन दिखाई दिया। जितने फिनाइलएलेनिन यहां पर आ रहे थे वो किसके बराबर थे, अगर हम टोटल यूरेसिल को 3 से डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे हमारे पास में टोटल यूरेसिल कितने हैं, और हर एक 3 को यूरेसिल के एक इंफॉर्मेशन से या एक सीक्वेंस से क्या डेवलप हो जाए, एक फिनाइलएलेनिन, यहाँ पे एक फिनाइलएलेनिन, यहाँ पे एक फिनाइलएलेनिन, यहाँ पे एक फिनाइलएलेनिन, यहाँ पे एक फिनाइलएलेनिन। तो टोटल यूरेसिल कितने थे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। लेकिन टोटल अमीनो एसिड कितने, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5।
मतलब अगर हम इस यूरेसिल के नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो किसी एक फिनाइल एलेनिन को कोड करती है। जो 3 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो क्या बना रही है, एक फिनाइल एलेनिन को कोड कर रही है। यही चीज हमारा जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया था कि ट्रिपलेट नेचर जो होता है वो हमारे कोडॉन का देखने को मिलता है, और यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है कि एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को ऐड कर रहा है। फिर इन्होंने इसी को रीचेक करने के लिए दूसरे होमोपॉलीमर्स भी बनाए, जो बाकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं 3 तरह के, उनकी मदद से भी होमोपॉलीमर जनरेट किए। तो एक और होमोपॉलीमर इन्होंने बनाया, जो सेकंड होमोपॉलीमर इन्होंने बनाया वो पॉली एडिनाइन, ए ए ए ए ए ए ए ए इस तरह से एक लंबा सा पॉली एडिनाइन आरएनए इन्होंने डेवलप किया। जब इन्होंने पॉली एडिनाइन इस तरह का एमआरएनए डाला और इस एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज करवाया, तो इन्हें दिखाई दिया जो प्रोटीन बना है अब की बार, उस प्रोटीन में सिंगल अमीनो एसिड लाइसीन प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है अब की बार, लाइसीन, या जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर दें। अच्छा, ये एल का नंबर या फिर जो लाइसीन अमीनो एसिड का नंबर था इस प्रोटीन में, ये वापस से वही रिलेशन शो कर रहा था जो हमने ऊपर बताया था। हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से अगर हम एक अमीनो एसिड माने तो टोटल नंबर इनका जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 ट्रिपलेट्स हैं, तो 6 लाइसीन यहाँ पे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन में ऐड किए गए। ये और भी बड़ा है प्रोटीन, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में ये 6 ऐड किए गए। मतलब ये समझ में आ गया कि पॉलीलाइसीन मतलब अगर हम ए कोडॉन को यूज करते हैं तो ये क्या कोड करता है, लाइसीन। फिर आई बात पॉलीग्लाइसीन, पॉलीजी ग्वानिन, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जी जब इन्होंने ऐड किया तो फिर से इनको एक सिंगल अमीनो एसिड की चेन मिली। और कौन सी अमीनो एसिड की चेन मिली अब की बार इनको, अब की बार इनको मिली ग्लाइसीन की चेन। अब की बार इनको कौन सी चेन मिली, ग्लाइसीन की चेन। और नंबर भी बिल्कुल सेम उसी तरह का आ रहा था। मतलब ग्लाइसीन कौन कोड करता है, जी। ये तीनों मिलकर के क्या कोड करते हैं, जी। फिर चौथा इन्होंने बनाया सीसीसी, पॉली साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड। ये जो सीसीसी है इसकी मदद से क्या ऐड हुआ, इसकी मदद से ऐड होता है प्रोलीन। पॉलीसीसी की मदद से क्या ऐड होता है, प्रोलीन। ये भी इनको पता लग गया और नंबर बिल्कुल सेम था। 3 ट्रिपलेट की बेसिस पे एक अमीनो एसिड ऐड हो रहा था। तो इसका मतलब अगर हम जितने भी होमोपॉलीमर्स इन्होंने बनाए, चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से होमोपॉलीमर बनाए, जिसमें सबसे पहला था यूरेसिल वाला, यू जिसमें फिनाइलएलेनिन आया, ए जिसमें लाइसीन आया, जी जिसमें ग्लाइसीन आया, और सीसीसी जिसमें प्रोलीन आया। तो यहां से जेनेटिक कोड के बारे में पहला इंफॉर्मेशन हमें मिला, पहला कुछ सॉलिड प्रूफ मिलना स्टार्ट हुआ कि भाई हो जो जॉर्ज गैमो ने बताया था वो बिल्कुल सही था। जॉर्ज गैमो की इंफॉर्मेशन सही थी और उसी इंफॉर्मेशन पे बाद में हमने फिर आगे काम करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सेकंड साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना का काम आता है। उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेनेटिक कोड को पता करने के लिए। हरगोबिंद खुराना, अब ये जो हरगोबिंद खुराना है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करने का एक अलग मैकेनिज्म डेवलप किया। लेकिन यहां पर जो आर्टिफिशियल एमआरएनए को सिंथेसाइज करने का, जो इन विट्रो आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करने का मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया, वो एक केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू किया। इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने कोई एंजाइम ना यूज करके डायरेक्टली एक केमिकल मेथड से
सिंथेटिक mRNA बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि यहां पर कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट हम केमिस्ट्री की मदद से mRNA सीक्वेंस बना रहे हैं, तो ये mRNA सीक्वेंस हम होमोपॉलीमर के साथ में कोपॉलीमर भी बना सकते हैं। यहां पर ये लिमिटेशन नहीं है। इस mRNA को हम कैसा बना सकते हैं, होमोपॉलीमर मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी बना सकते हैं, और साथ में मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके कोपॉलीमर भी बना सकते हो आप। कोपॉलीमर एक ऐसा mRNA है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट हो। जब इन्होंने होमोपॉलीमर तो हम नायरनबर्ग ने भी बना लिए थे। कोपॉलीमर की अगर हम बात करें तो पहला कोपॉलीमर इन्होंने डेवलप किया UC। यहां पर देखिए दो तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, एक U और एक C। ये आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं, UC। इस तरह से लंबी सी एक सीक्वेंस बनाई और फिर इस mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस करवाया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दो अलग अलग कोडॉन इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर ट्रिपलेट कोडॉन है, अगर हम मान के चले कि कोडॉन ट्रिपलेट है, तो हमारे पास दो अलग अलग कोडॉन सीक्वेंस मिलेगी, एक CUC, एक क्या मिलेगी हमें CUC, और दूसरी हमें क्या मिलने वाली है, दूसरी हमें मिलने वाली है UCU। तो एक CUC है और एक क्या है UCU। अब जब इनको ये कोपॉलीमर इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज किया तो इनको दिखाई पड़ा कि अब की बार दो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड का प्रोटीन बना है। अब की बार कितने अमीनो एसिड का प्रोटीन बना है, अब की बार टोटल हमारा 2 तरह का अमीनो एसिड यहां पर ऐड किया जाएगा। सॉरी, ये सेरीन है, ये वाला, अच्छा ये हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, UCU से हमारे पास में आएगा सेरीन, SER, सेरीन अमीनो एसिड। जबकि CUC से हमारे पास में क्या आएगा, CUC से आएगा लाइसिन, ल्यूसीन सॉरी। तो यहां पे दो अमीनो एसिड ऑल्टरनेट कर रहे थे, सेरीन ल्यूसीन, फिर से सेरीन, फिर से यहां पे क्या आएगा ल्यूसीन, फिर से सेरीन, फिर से ल्यूसीन। तो इस तरह से UCU सेरीन को कोड कर रहा था, CUC किसको कोड कर रहा था, ल्यूसीन को। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि भाई अलग अलग जो सीक्वेंस है ट्रिपलेट की, अगर हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो उस सीक्वेंस को चेंज करने पर अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी। तो ये कंट्रीब्यूशन था हरगोबिंद खुराना का। इस तरह से बहुत सारे होमोपॉलीमर्स, बहुत सारे कोपॉलीमर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में साइंटिस्ट ने बनाए, उनसे mRNA जनरेट किया, mRNA से प्रोटीन बनवाया, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जेनेटिक कोड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक कोड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू धीरे धीरे हमने एक्सट्रैक्ट किए। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कोडॉन की है वो सारी हमें मिली। इस काम के लिए जो हरगोबिंद खुराना है और जो नायरनबर्ग थे, इनको एक शेयर्ड नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जेनेटिक कोड को पता करने के लिए इनको शेयर्ड नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर करके हमने जेनेटिक कोड की सारी इंफॉर्मेशन पता कर ली। अब हम यहां पर डायरेक्ट क्या लिखने वाले हैं, जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमें मिली इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके। तो यहां पे हमें लिखना है सलाइन फीचर्स ऑफ, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके हैं। सबसे पहला फीचर यही प्रूफ हो गया कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है, बिल्कुल ये प्रूफ हो गया।
अब की कोडॉन इज ट्रिपलेट, कोई डाउट अब इसमें नहीं है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसमें से अगर टोटल कोडॉन कितने हो जाएंगे 64, अगर 3 मिल करके हमारा कोड कर रहे हैं तो हमारे टोटल कोडॉन कितने हो गए 64। बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे इन 64 में से जो 61 कोडॉन है वो तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसमें से जो 61 कोडॉन्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जैसा करना चाहिए जैसा हम बोल रहे हैं। लेकिन जो बाकी के 3 बच गए, जो 3 हमारे बच गए, वो कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते। क्योंकि वो कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे ट्रांसलेशन को स्टॉप करने में इन कोडॉन्स का, ये जो 3 कोडॉन्स है, इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अब इन 3 कोडॉन्स की सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए क्योंकि स्टॉप कोडॉन बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन को रोकने के लिए। तो इनका नाम है UAG, UAA, UGA। ये 3 कोडॉन्स क्या हैं, स्टॉप कोडॉन्स। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है कि कोडॉन हमेशा स्पेसिफिक होता है या फिर अनएम्बिगियस होता है। एक कोडॉन क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस यानी एक सिंगल चीज के लिए स्पेसिफिक रहना, कंफ्यूजन ना होना। मतलब कि एक कोडॉन बिल्कुल फिक्स है कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही बनाएगा, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही बनाएगा, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे हम बताएं कि हमने यू की बात की थी, जो यू था ये क्या कोड करता है, फिनाइल एलेनिन। तो ये हमेशा फिनाइल एलेनिन को ही सिर्फ कोड करेगा, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। चौथी प्रॉपर्टी है डीजेनरेसी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोडॉन डीजेनरेट भी होता है। अब डीजेनरेट कोड का मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जो कोडॉन है, एक स्पेसिफिक कोडॉन, मान लीजिए एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है और एक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, किसी दूसरे अमीनो एसिड को ये कोड कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका वाइसा वर्सा ठीक नहीं है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि एक अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कोडॉन के थ्रू ही कोड होता है। एक अमीनो एसिड कई सारे कोडॉन्स के थ्रू भी कोड हो सकता है। हो सकता है कि कोडॉन 2 जो है वो भी सेम अमीनो एसिड को कोड करता है, जो कोडॉन 3 है ये भी सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। कोडॉन बिल्कुल स्पेसिफिक है। अगर ये सेकंड कोडॉन इस वाले अमीनो एसिड को बनाता है तो ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को नहीं बना सकता, ये बिल्कुल सही है। ये भी किसी दूसरे अमीनो एसिड को नहीं बना सकता, ये भी बिल्कुल सही है। पर एक अमीनो एसिड तो एक से ज्यादा कोडॉन्स से कोड हो सकता है ना, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेट कोड। तो हमारा कोड क्या है, डीजेनरेट। तो बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो एक से ज्यादा मल्टीपल कोडॉन्स के थ्रू कोड होते हैं। अब ये होना बहुत लाजमी भी है क्योंकि हमारे पास में 61 कोडॉन्स हैं जो अमीनो एसिड बनाते हैं, वहीं पर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं, अलग अलग तरह के 20 अमीनो एसिड है भाई। तो अगर 61 से 20 अमीनो एसिड तुम्हें बनाना है तो मल्टीपल कोडॉन्स मिल करके एक सिंगल अमीनो एसिड को बनाएंगे, तभी तो नंबर बराबर बैठेगा। तो ज्यादातर जो अमीनो एसिड हैं वो डीजेनरेट ही होते हैं। अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर अमीनो एसिड क्या है, डीजेनरेट सिर्फ 2 को छोड़ के। कौन कौन से, एक तो मिथियोनिन
मिथियोनिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कोडॉन के द्वारा कोड किया जाता है, AUG। और दूसरा है ट्रिप्टोफैन। दूसरा क्या है? ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन है वो कितने अमीनो एसिड से कोड होता है? ट्रिप्टोफैन UGG, ये भी सिर्फ एक अमीनो एसिड कोडॉन से कोड होता है। ये दोनों अमीनो एसिड सिर्फ यही ऐसे अमीनो एसिड हैं नॉन डीजेनरेट है। ये दोनों कैसे? नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट। बाकी सारे अमीनो एसिड कैसे होते हैं? डीजेनरेट। या तो उनको 2 कोडॉन्स कोड कर रहे होते हैं या 4 कोडॉन्स कोड कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी है जिनको 6 कोडॉन्स कोड कर रहे होते हैं, तो वो डीजेनरेट कोडॉन अमीनो एसिड की सीक्वेंस में आएंगे। एक और प्रॉपर्टी है कि हाउ वी रीड द कोडॉन्स ऑन mRNA। अगर हमें mRNA सीक्वेंस दी हो तो उस पर हम कोडॉन्स को किस तरह से रीड करने वाले हैं। कोडॉन को हमेशा कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड किया जाता है। कोडॉन्स ऑन एन mRNA आर रेड कॉन्टिन्यूअस मैनर। आप कभी भी कोई गैप इनके बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस मैनर का मतलब क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। मान लीजिए ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये एक कोडॉन है, ये 5 प्राइम है या 3 प्राइम है, mRNA है। इस mRNA में ये सारे कोडॉन्स हैं, ये 3 की सीक्वेंस एक कोडॉन है। पर मान लो अगर हमारे पास में कोई एक न्यूक्लियोटाइड यहां से गायब हो जाए, कोई सा भी एक, ये गायब हो गया। ये गायब होने का मतलब कि ये डिलीट हो गया, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन कई तरह का हो सकता है, उसमें एक डिलीट भी हो सकता है। अब जैसे ही ये डिलीट हुआ तो अब जो कोडॉन को रीड करेंगे हम, वो रीडिंग चेंज हो जाएगी। ये आगे वाले तो सेम ही रहेंगे, ये वाले तो सेम ही है, ये वाले तो सेम ही है, लेकिन इसके पीछे जो हम अब रीड करेंगे वो उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होगी ये देखिए। अब की बार कोडॉन ये बनेगा, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है। इस वाले को हम छोड़ के बिल्कुल दोबारा से क्या बनाएंगे, इसको एक कोडॉन मानेंगे और इसको एक कोडॉन मानेंगे। मान लो अगर एक और डिलीट हो जाए, मान लो ये भी डिलीट हो जाए, ये वाला भी, अब कोडॉन कैसे रीड करोगे आप? अब कोडॉन रीड करने के लिए हमें कोडॉन ऐसे रीड किया जाएगा, ये एक कोडॉन है, फिर यहां से भी आपको हटाना पड़ेगा, यहां से भी आपको हटाना पड़ेगा, AAAGU। अब की बार ये एक कोडॉन हो गया, ये एक कोडॉन हो गया, ये एक कोडॉन हो गया। तो कभी भी हम यहाँ पर गैप नहीं लीव करते। अगर कोई एब्सेंट भी हो जाए, कोई डिलीट हो जाए, तो डायरेक्टली उसके आगे वाले से हम डायरेक्ट रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी कोई गैप या फिर पंक्चुएशन वगैरह हम नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन खत्म हो गया तो वो बिल्कुल वहां पे खत्म हो गया, उसके अंदर आगे वाला स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर वो गैप बन गया तो आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हम कैसे रीड करते हैं? कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड किया जाता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। छठी प्रॉपर्टी की बात करें तो यूनिवर्सल नेचर। जो जेनेटिक कोड है ये किस तरह के नेचर का है? यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर का मतलब है कि किसी भी तरह का सेल हो, चाहे वो ह्यूमन का सेल हो, प्लांट का सेल हो, किसी यूकैरियोट का सेल हो, किसी प्रोकैरियोट का सेल हो, किसी प्रोटोजोआ का सेल हो, मल्टी सेलुलर का सेल हो, यूनिसेलुलर का सेल हो, कोई सा भी सेल हो, हर एक सेल में ये जो जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन होती है ये एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्ट सेम होती है। और ये बहुत बड़ा एक इवोल्यूशनरी प्रूफ भी है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉमन ओरिजिन से, एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुए, इवोल्व हुए हैं। क्योंकि हर किसी में जो जेनेटिक कोड होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। जो कोडॉन मेरे अंदर फिनाइलएलनिन कोड कर रहा है वो प्लांट में भी फिनाइलएलनिन कोड कर रहा होगा, किसी बैक्टीरिया में ई-कोलाई में भी फिनाइलएलनिन ही कोड कर रहा होगा, अमीबा के अंदर में भी वो फिनाइलएलनिन ही कोड करता है। तो यूनिवर्सल नेचर। एक दो एक्सेप्शन इसके आपको दिख जाएंगे, कुछ कोडॉन्स के लिए एक्सेप्शंस दिख भी जाते हैं,
बट वो एक्सेप्शंस इतने माइनर हैं कि उनको हम छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है उसके पास में भी कोडॉन्स होते हैं, वहां पर कुछ कोडॉन्स अलग बिहेव करते हैं, अलग तरह का अमीनो एसिड ऐड करते हैं। कई बार कुछ प्रोटोजोआ में सिंगल सेल जो प्रोटोजोआ होते हैं वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, बट ये बहुत रेयर केसेस है और एक दो अमीनो एसिड का चेंज आता है, बाकी सारी चीजें यूनिवर्सली हम मान सकते हैं। फिर आता है स्टार्ट कोडॉन। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्टार्ट कोडॉन। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जब भी एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन होता है, एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनने की स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा एक सिंगल कोडॉन जिसका नाम है AUG, इससे होती है। कोई सा भी एमआरएनए हो, कोई सा भी एमआरएनए हो दुनिया का, अगर वो प्रोटीन बनाएगा तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है वो AUG होता है। यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट ही हो सकती है और किसी से स्टार्ट नहीं होती है। बाकी फिर यहाँ पे आपका जो भी है CAAG जो भी है ये तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? हमेशा AUG से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि AUG जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है? स्टार्ट कोडॉन की तरह। अच्छा, अभी ऊपर हमने एक और चीज बताई थी कि AUG अब मिथियोनिन को कोड करता है। AUG किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि AUG स्टार्ट कोडॉन है, तो AUG का डबल फंक्शन होता है। ये स्टार्ट कोडॉन की तरह तो बिहेव करता ही है, साथ में क्या करता है? मिथियोनिन को कोड भी करता है। मतलब जो पहला अमीनो एसिड ऐड होने वाला है ये क्या होगा? मिथियोनिन, MET हमेशा। बाद में हो सकता है इसको रिमूव कर दिया जाए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे, प्रोटीन को जो फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है तो कई बार मिथियोनिन को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा ट्रांसलेशन में मिथियोनिन से ही होता है। पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन आकर के ही जुड़ता है। तो ये हो गया स्टार्ट कोडॉन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि जेनेटिक कोड की होती हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो बहुत सारे बन ही सकते हैं, हमने देख ही लिया किस तरह की कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। अब बोलेंगे सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे बन सकता है? जो जॉर्ज गैमो का कंसेप्ट है, कॉम्बिनेशन वाला रूल है, जो उन्होंने वहां पर ये बताने के लिए यूज किया था कि कोडॉन ट्रिपलेट है, इसको प्रूफ करने के लिए जो कॉम्बिनेशन रूल का इस्तेमाल किया था, वो मैथमेटिकल रूल का इस्तेमाल किया था। उस मैथमेटिकल रूल के हिसाब से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस तरह पे आते भी है कई बार। तो एक बार हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आपको पढ़ाई दिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं जो जॉर्ज गैमो के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। देखिए, एक बार जॉर्ज गैमो का कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड है AUGC, और अगर हमारे पास में ट्रिपलेट कोडॉन है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन है, तो हर पोजीशन पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो कितने कोडॉन्स हो जाएंगे? 64 डिफरेंट कोडॉन्स। ये नॉर्मल केस है। अब इसी को मॉडिफाई करके इमेजिनरी सिचुएशन बना बना करके वो न्यूमेरिकल्स देता है। जैसे एक क्वेश्चन में बनाऊं कि इमेजिन करो हमारे पास जो mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है, जो mRNA के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है, वो 4 ना होकर के 5 होता। मान लीजिए A होता, T, U होता, G होता, C होता और E होता। ये कोई अलग न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा इमेजिनरी न्यूक्लियोटाइड है। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड अब कितने हो गए? 5। अगर हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड 5 होते तो इस केस में जो कोडॉन बनेगा, जो हमारे पास में कोडॉन बनेगा, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी? अब जब 4 न्यूक्लियोटाइड थे तो 3 ट्रिपलेट कोडॉन बनता था, लेकिन अब हमारे पास में क्या अभी भी ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा या फिर उसकी सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड कम होंगे या बढ़ेंगे? ये हमें बताना है।
देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको पहले ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में टोटल अमीनो एसिड कितने हैं जो हमें बनाने हैं? 20 अमीनो एसिड तक हमें पहुंचना है, मतलब 20 हमें अलग अलग कोडॉन बनाने। अब ये 20 कोडॉन आप कैसे भी बनाएं। अगर न्यूक्लियोटाइड 5 है, न्यूक्लियोटाइड सबकी बार कितने हैं? 5। तो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन होगा तो कितने कोडॉन बन सकते हैं? 5। अगर डबल का होगा तो कितने? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहां पर देखिए, अगर हम डबल या फिर 2 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कोडॉन बनाएं तो टोटल कोडॉन कितने बन जाएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। क्या ये 25 20 अमीनो एसिड को बनाने के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल। तो अगर हमारे पास में 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते तो 5 न्यूक्लियोटाइड्स के केस में हमारे पास जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट ना होकर के क्या होता? डबलेट होता। वहां पे सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड्स आकर के एक कोडॉन को जनरेट कर पाते। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक और क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही। अगर अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट है, अगर अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट है वो 20 ना होकर के 30 होता, हमारे पास में टोटल अमीनो एसिड इमेजिन करो जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो अब ऐसी केस में जो कोडॉन है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? अब की बार जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 4 ही है, मतलब नॉर्मल है। यहां पर 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, ए सी जी यू। तो फिर यहां पे हमें क्या निकालना है? 30 अमीनो एसिड हमको बनाना है 4 न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से। तो अब कोडॉन कैसा होगा? देखिए अब हमें टोटल कितने अमीनो एसिड बनाने? 30 तक, 30 कोडॉन बनाने। अब यहां पर देखिए, अगर 30 अमीनो एसिड है और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास में है 1 2 3, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64, और 2 है तो 16 और ये है तो 64। तो अभी भी हमारे पास में अगर 30 न्यूक्लियोटाइड बनाने, 30 अमीनो एसिड, तो भी हमारे पास में कोडॉन कैसा होना चाहिए? ट्रिपलेट। 3 न्यूक्लियोटाइड मिल करके जो ट्रिपलेट कोडॉन होगा, जो ट्रिपलेट कोडॉन होगा उसी की मदद से हम इतने अमीनो एसिड जनरेट कर पाएंगे। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया? ट्रिपलेट। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वो न्यूक्लियोटाइड का नंबर भी इमेजिन करने को बोल देता है, चेंज करने को बोल देता है, और अमीनो एसिड का नंबर भी चेंज करने को बोल देता है। जैसे इमेजिन करो, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास में वो 6 हैं, और जो अमीनो एसिड हमको बनाने हैं टोटल वो कितने हैं? 100। अब की बार क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स 6 और अमीनो एसिड 100। तो फिर यहाँ पे जो कोडॉन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? क्या उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे? किस तरह से आएंगे? सिंपल सा हमें पहुंचना है 100 तक। तो 100 पे पहुंचने के लिए हमें 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 18 19 20 21। तो ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं? 100 तक। इसका मतलब जो कोडॉन होगा वो अभी भी कितने का होगा? ट्रिपलेट का, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड की जगह 6 न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं। तो अभी भी कोडॉन कैसा होगा? ट्रिपलेट नेचर का। तो ये बात हो गई हमारे जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की।